हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज से हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बायोलॉजी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, है ना, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ना। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? अगर हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? सेल को। तो सबसे पहले यानी कि हमको ये पता चल गया कि इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? सेल के बारे में। तो अगर हम सेल की बात करते हैं, सेल जो है वो लैटिन भाषा के सेलुला से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेलुला से बना हुआ है। सेलुला, ये सेलुला जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, और इसका मतलब होता है ए स्मॉल रूम। ए स्मॉल रूम, सेलुला का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल रूम। तो दूसरी बात ये है कि सेल को हम कहते हैं क्या? सेल को कहा जाता है कि ये जो है ना बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल यूनिट है। क्या है? ऑपरेशनल यूनिट है ना। ये जीवन की क्या है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ना, उनके बॉडी का ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल यूनिट है। इन्हीं सेल से उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। ठीक है। तो इसके आगे अगर हम बात करते हैं, इसके आगे क्या इसमें सीखना है, इसके आगे अगर बात करते हैं तो कुछ जीव जो है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? एक सेल वाले हो सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल वाले हो सकते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल वाले होते हैं, है ना, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। हिंदी में इसको आप क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। और इसे क्या कहेंगे आप? क्योंकि इसमें बहुत सारा सेल है तो इसको कहेंगे बहुकोशिकीय। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहेंगे जीव। जो जीव है वो एक कोशीय भी हो सकता है और बहुकोशीय भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। अगर एक सेल का बना हुआ है तो यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सेल का बना हुआ है तो मल्टी सेलुलर। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद अगर आगे बात करेंगे हम लोग, देखते हैं। सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में हमें जानना होगा कि जो सेल है उसका डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ। तो सेल जो शब्द है ना, सेल जो वर्ड है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1665 में किसने किया था? 1665 में आप सबको पता होगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था 1665 में, इस वर्ड का। तो उन्होंने क्या किया था? एक कॉर्क सेल में, इसमें एक कॉर्क सेल में उन्होंने जब देखा एक सिंपल माइक्रोस्कोप से, जिसको कि उन्होंने खुद बनाया था, वैसा माइक्रोस्कोप था वो, जो कि क्या था? सेल्फ मेड था। उन्होंने खुद वो बनाया था, और उससे इन्होंने क्या देखा? इसे इन्होंने एक कॉर्क सेल में देखा, और जब देखा तो ये पता चला कि कॉर्क सेल जो है वो किस तरह का दिख रहा है। कॉर्क सेल जो है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। ये किसने देखा है? ये पहली बार सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से जब देखा कॉर्क सेल में, तो वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा था। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कर दिया? इसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल। इसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया कि भाई यही सेल होते हैं। ठीक है। हालांकि वो क्या थे? हालांकि जो कॉर्क सेल थे वो डेड सेल थे, है ना। कैसे सेल थे? डेड सेल। यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल का डिस्कवरी किया, ना कि लिविंग सेल का। ठीक है। लेकिन भले ही ये डेड सेल का आविष्कार किया, लेकिन
ये एक क्या क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल चीज़ का इन्होंने आविष्कार कर दिया है ना। जो बॉडी का जो फंडामेंटल है, जो जो लाइफ का जो फंडामेंटल यूनिट है, उनका आविष्कार कर दिया। इसीलिए रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक। तो कोई आपसे अगर सवाल पूछे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हम रॉबर्ट हुक को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही कॉक सेल में डेड सेल का डिस्कवरी किया था, ठीक है, जो कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का था, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड हमको देखने को मिला, साइटोलॉजी, है ना। तो साइटोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइटोलॉजी जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, साइटो से और लॉजी से। साइटो मीन्स हो गया सेल और लॉजी मीन्स हो गया टू स्टडी। लॉजी मीन्स टू स्टडी, यानी कि सेल के स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब इसकी कहानी आगे बढ़ती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि सेल का डिस्कवरी स्टेप बाय स्टेप डे बाई डे कैसे हुआ, है ना। तो रॉबर्ट हुक को हमने देख लिया। रॉबर्ट हुक के आगे अगर हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, तो फिर एक घटना होता है कब? 1674 में। 1674 में क्या होता है? एक डच के साइंटिस्ट थे, डच, है ना, डच के रहने वाले साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम था उनका? नाम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया? एक हाईली डेवलप्ड, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी वाला जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके एक तालाब के जल में, है ना, एक तालाब था, है ना, एक पॉन्ड था। इस पॉन्ड के जल में उन्होंने क्या पाया? एक लिविंग सेल का खोज किया। क्या सेल की खोज किया? एक लिविंग सेल का खोज किया। तो देखिए क्या हुआ, 1665 में क्या हुआ था? रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल में डेड सेल का डिस्कवरी किया था, जो कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था। लेकिन 1674 आते आते क्या हो गया कि एक डच के साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। उन्होंने क्या किया? एक हाईली माइक्रोस्कोप से, एक हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से एक तालाब के जल में, एक पॉन्ड में उन्होंने क्या खोज किया? एक लिविंग सेल का खोज किया, ठीक है। या तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल अगर आता है कि डेड सेल का खोज किसने किया, तो आप उत्तर बताएंगे रॉबर्ट हुक। क्या बताएंगे? रॉबर्ट हुक। और सवाल आ गया कि अगर लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो आप बताएंगे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। फिर समय बीतते गया। फिर 1839 में क्या हुआ? 1839 में स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक जर्मन के रहने वाले बोटनिस्ट आते हैं। कहाँ के रहने वाले? जर्मन के रहने वाले आते हैं बोटनिस्ट ना, जिनका नाम था MJ स्लाइडन। क्या नाम था? MJ स्लाइडन। इनका पूरा नाम अगर बात किया जाए तो MATTHIAS, मैथियास जैकोब और स्लाइडन, SCHLEIDEN, है ना। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, MJ स्लाइडन। और ये क्या थे? ये थे एक ये क्या थे? ये एक बोटनिस्ट थे। क्या थे? बोटनिस्ट उसे कहते हैं जो कि वनस्पति विज्ञान का ज्ञाता होता है। फिर एक और आते हैं जिनका नाम था थियोडोर स्वान। क्या नाम था? थियोडोर स्वान, जो कि क्या थे? एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? एक जूलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो कि जंतु विज्ञान का ज्ञाता होता है। तो इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने साथ में मिलकर एक सेल थ्योरी दिया, है ना। इस सेल थ्योरी के अनुसार, जैसे MJ स्लाइडन ने कहा कि जितने भी प्लांट सेल हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और थियोडोर स्वान ने क्या कहा? जितने भी एनिमल सेल हैं वो भी
किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो इस दोनों के सिद्धांत को एक साथ मिला दिया जाए तो इसको कहा जाता है सेल थ्योरी। क्या कहा जाता है? सेल थ्योरी कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। तो इन दोनों ने कहा कि जितने भी धरती पर ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं अर्थात कि जो कोशिका है, जो सेल है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है और कैसा यूनिट है? हेरिडिटरी यूनिट है। कैसा है? पहला तो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल है, दूसरा ऑपरेशनल है, दूसरा क्या है? ऑपरेशनल यूनिट है, और तीसरा कह सकते हैं कि हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी मतलब क्या हो गया कि एक ट्रेड्स का दूसरे जीवों में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रेड्स का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटरी। जैसे सपोज मान लीजिए आपका नाक है, तो आपके बच्चे का भी क्या होगा? नाक होगा। तो ये जो ट्रेड्स है, ये जो हेरिडिटी है, ये ट्रांसफ़र होता है। ये किसने कहा? सेल थ्योरी में कहा गया, जर्मन के साइंटिस्ट मैथियस जैकोब शेल्डन द्वारा और स्वान द्वारा, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, किससे बने हुए हैं? वो बने हुए हैं सेल से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी भी समझ लेते हैं। देखिए फिर इसके आगे क्या होता है? इसके आगे होता है फिर जो बात है आगे बढ़ती है, और 1855 में, कब? 1855 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो ना। ये कहाँ के रहने वाले थे? एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले साइंटिस्ट थे ना। तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जो पहले से जो स्लाइडन ने और स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था, उसमें अपना एक ओपिनियन ऐड किया। अपना ओपिनियन क्या ऐड किया? कि हाँ भाई, जो स्लाइडन ने और जो स्वान ने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही है ना, कि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपना एक विचार दिया, अपना एक ओपिनियन दिया कि ठीक है वो बात सही है, लेकिन मेरा भी थोड़ा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला। क्या कहते हैं? ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जितने भी, ओमनिस का मतलब हो गया, पहले ये जान लीजिए, प्री एग्जिस्टिंग। क्या हो गया? प्री एग्जिस्टिंग। सेलुला मतलब सेल, और इसका मतलब सेल, और इसका मतलब सेल। जितने भी सेल हैं इस दुनिया में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो किससे बने हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। यानी कि सेल का निर्माण, अगर पहले से कोई सेल है तो इसी सेल से क्या होगा? अगले सेल का निर्माण होगा। ये किसने कहा? ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि जो ये सेल थ्योरी दिया गया रुडोल्फ विर्चो द्वारा और मैथ्यूस स्लाइडन द्वारा और स्वान द्वारा ना, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो चेक करेंगे। और एक बात और यहाँ पे ऐड कर लीजिए, रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी। क्योंकि सेल थ्योरी तो पहले किसके द्वारा? स्वान द्वारा और शेल्डन द्वारा दिया जा चुका था, लेकिन मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, और इसमें देखेंगे कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, थैंक यू।